में रिफ्लेक्ट हो जाए, अगर ये लाइट इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन के बाद फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा और इससे रिफ्रैक्शन के बाद ये फिर इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि लाइट रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। अगर इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट किया है तो रिफ्रैक्ट ऐसे किया है, अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्ट ऐसे करेगा, तो ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा। ये भी रिफ्लेक्ट किया, यहां से रिफ्रैक्ट किया और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से इंटरसेक्ट यहीं पर करेगा। ये ऑब्जेक्ट का इमेज कोइंसाइड कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट से जो रे निकल करके बाहर गया है वो फिर से वापिस आए। अगर ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग ही होता, रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, तो लाइट इस पर इंसिडेंट होता, फिर यहां से बाहर निकल जाता, इधर चला जाता। तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कैसे करता? ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है का मतलब लाइट को फिर से वापिस आना है, पहली बात। तो वापिस कब आएगा? रिफ्लेक्शन के कारण। इसका मतलब उसके पाथ में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और दूसरा बात है कि कैसा रिफ्लेक्शन? नॉर्मल रिफ्लेक्शन। जो भी रे इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तभी वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, और जब उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा तब उसी पाथ को फिर से रिट्रेस कर लेगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लाइट वापस चला जाएगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर कोइंसाइड करता है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस रास्ते से लाइट निकला है ऑब्जेक्ट से, वापस फिर उसी रास्ते से वापस आए। तो उसी रास्ते से वापस कब आएगा? जब नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर इमेज बन गया। अब देखिए, पहला सरफेस से ये वाला इमेज है और ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर के लिए इंसिडेंट रे ये है और ये इंसिडेंट रे यहां से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर अलग से तुमको दिखाएं और तुमसे ये पूछें कि भाई ये जो मिरर है, इस मिरर पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सपोज ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और हम कह रहे हैं कि ये रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये रे कहां से आ रहा है? उसके सेंटर से। अगर किसी मिरर के सेंटर से कोई रे आएगा तभी वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा। दूसरे जगह कहीं से भी आएगा तो क्या वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो रे है वो इसके सेंटर से आ रहा है। पहला सरफेस से जो इमेज बना है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है और दूसरा सरफेस मिरर है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखें जिससे कि रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो? किसी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखें जिससे कि रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो? मतलब उसके सेंटर पर रखें। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस मिरर का सेंटर है। तो ये पॉइंट अगर मिरर का सेंटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होना चाहिए, जितना इसका रेडियस है। इसका मतलब r इज इक्वल टू ये डिस्टेंस h प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस म्यू x। ये रे डायग्राम आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन का आंसर तो कुछ नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेडिकल के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। दिस x इज इक्वल टू r माइनस एच बाई वी। मतलब वाटर के सरफेस से ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसके बाद हम लोग CPP 20 पर आ रहे हैं। अभी CPP 18 डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि CPP 18 डिस्कस करने के लिए एक पॉइंट हमको डिस्कस करना है, तो इसको अगले दिन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो आसान क्वेश्चन है पहले उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे आराम से, इसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। डायग्राम दिया हुआ है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आगे लिखा है फिगर शोज 3 ट्रांसपेरेंट मीडिया। 3 मीडियम है। यहां पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इधर जो मीडियम है ये μ2 है
यहाँ μ1 है और यहाँ μ3 है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1, μ2, μ3। अ पॉइंट सोर्स O, ये पॉइंट सोर्स O है, इज प्लेस्ड इन मीडियम μ2 इफ द इंटायर मीडियम ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अगर इसके राइट साइड में अगर पूरा मीडियम μ1 होता, ये तो μ1 है ही इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर ये जो मीडियम है ये भी अगर μ1 होता, तब द इमेज फॉर्म एट O डैश, ये इमेज कहां बनता? O डैश पर। जरा यहां तक रुकिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बनता कब? जब ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता। रे डायग्राम कैसे बनाते? यहां से जो रे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ऐसे इंसिडेंट हुआ है, या ऐसे इंसिडेंट हुआ है। भाई रे डायग्राम में हम दो रे दिखाते हैं, वास्तव में दो ही रे इंसिडेंट थोड़े होता है, रेज तो इनफाइनाइट इंसिडेंट होता है। जितना भी रेज इस पर इंसिडेंट होता, वो सब रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां से पास करता, ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता, और ये सब यहां इंटरसेक्ट करता। उसी तरह से ये ऐसे जाता, ये वाला रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाता, ये रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाता, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाता। ये सबको सॉलिड ही दिखाते, ये ऐसे 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 जाता, तो इमेज कहां बनता? यहां बनता। ये यहां तक का है। उसके बाद लिखा है इफ दिस इंटायर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, अगर इस दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 हो जाए, मतलब यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 हो जाए और यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 हो जाए, तब क्या होता? द इमेज फॉर्म एट O डबल डैश, तब इसका इमेज यहां बनता। इसका मतलब ये रेज जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 होता तो ये वाला रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाता, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, ये वाला रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे। रे डायग्राम ऐसे बनाते हैं भाई, इसको हम डॉटेड दिखा रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सॉलिड ही रहता, ऐसे जाता, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे। अगर इधर दोनों तरफ मीडियम μ3 होता तो इमेज यहां बनता, और दोनों तरफ मीडियम अगर μ1 होता तो इमेज यहां बनता। उसका रे डायग्राम ऐसे होता। आगे लिखा है इन दिस सिचुएशन, इन द सिचुएशन सोन, जो सिचुएशन दिखाया गया है, सिचुएशन क्या दिखाया गया है कि इसमें जो मीडियम है ये मीडियम μ1 है और इसमें जो मीडियम है ये μ3 है। अगर ऐसा सिचुएशन है तब इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता? अगर यहां μ1 है, ये मीडियम अगर μ1 है और ये भी μ1 है तो इमेज यहां बना है, ये μ1 है तो ये वाला रेज तो ऐसे ही जाएगा। यहां पर जो रेज इंसिडेंट हुआ है ये μ1 तो है नहीं, ये तो μ3 है, तो μ3 में तो रेज ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये वाला रेज नहीं जाएगा, इसको हम डॉटेड इमेजिनरी मान लेते हैं, ये वाला रेज ऐसे जाएगा। और यहां पर ये μ3 अगर होता तब रेज ऐसे जाता, इसको डॉटेड कर दीजिए, इसलिए हम शुरू में डॉटेड लिखे थे। ये रेज नहीं है। अब रे डायग्राम ये होगा, इसका मतलब कि ये μ3 है तो इसके कारण इमेज यहां बनेगा, और μ1 है तो इसके कारण इमेज यहां बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का दो इमेज बनेगा, दो अलग अलग इमेज बनेगा। ऑप्शन में लिखा है द इमेज फॉर्म बिटवीन O डैश एंड O डबल डैश, क्या सही है? बिल्कुल गलत, क्योंकि रे डायग्राम से क्लियर है दो अलग अलग इमेज बनेगा, और दो अलग अलग इमेज ये है। टू इमेजेस फॉर्म, वन एट O डैश, अदर एट O डबल डैश, जिसका रे डायग्राम ये है। तो ये सीपीपी क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्टिक्स का 4 मॉडिफिकेशंस आर सजेस्टेड इन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में 4 मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया गया है टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ थिकनेस T ऑफ लेंस।
ये जो लेंस है इसका थिकनेस t दिया हुआ है। अगर ये थिकनेस नेग्लिजिबल होता है, ये थिकनेस टेंडिंग टू 0 होता है, एग्जैक्टली 0 तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा भाई। अगर ये टेंडिंग टू 0 है तब लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u 1/l। लेकिन इसका अगर थिकनेस t है तब विच वन इज लाइकली टू करेक्ट, तब इस चारों में से कौन सा फॉर्मूला को सही होने का संभावना है। लाइकली टू करेक्ट का मतलब ठीक होने का किसका संभावना है। तो आप इसमें से चेक कर लीजिए, चार ऑप्शन है, चेक करिए। इसमें अगर थिकनेस को टेंडिंग टू 0 कर दें और ये आंसर आ जाए का मतलब वो सही हो जाएगा। इसमें थिकनेस को टेंडिंग टू 0 करो तो ये 0 हो गया, ये लेंस फॉर्मूला गलत है। इसमें तो थिकनेस है ही नहीं, सेकेंड ऑप्शन में अच्छा यहाँ t/v², तो इसमें t को अगर 0 कर दें तो ये टर्म 0 हो गया, ये लेंस फॉर्मूला नहीं होगा। इसमें अगर t को 0 कर दें, ये 0 ये 0, तब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे अगर t को 0 कर दें तो 1/v माइनस 1/u = 1/l, और ये लेंस फॉर्मूला है, इसका मतलब ये आंसर सही। अब तुम कहोगे कि सर इसको डेराइव करके बताइए कैसे होगा, तो इसका डेरिवेशन संभव नहीं है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन संभव होता तो प्रणव सर आपको पहले डेराइव करके बता देते। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है विच वन इज लाइकली टू करेक्ट, कौन सही है ये नहीं कह रहा है, कौन सही हो सकता है। तो ये सही हो सकता है, ये सही ही है हर केस में, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर थिकनेस गिवन है तब आपको क्या बताया है कि पहले सरफेस से इमेज निकालिए, जो इमेज आएगा उसमें थिकनेस या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों केस होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट होना इसके और इसके म्यू पर डिपेंड करता है, ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो थिकनेस है उस थिकनेस अगर गिवन है तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको नहीं बताए हैं। ये फॉर्मूला तभी है जब थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही हम लोगों को समझना है, और इसको ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं कि कौन ऑप्शन सही है, इसके लिए आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो CPP 24 पर आते हैं। बाकी दोनों CPP हम छोड़ दिए हैं क्योंकि किसी का डाउट ये नहीं था अभी तक जितना हम देखे थे, 22 और 23, जिससे अगर ये नहीं बना हो तो आपस में एक बार डिस्कस करना, बन जाएगा, आसान है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में ही कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए CPP 24। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया है, एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है द डायमीटर ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। इस लेंस का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। डायमीटर का मतलब एपर्चर डायमीटर, और एपर्चर डायमीटर का मतलब ये डायमीटर लेंस का दिया है का मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कभी लोग ये सोचते हैं सर डायमीटर का मतलब इसका रेडियस हो जाएगा, डायमीटर दिया है सर 10 सेंटीमीटर तो रेडियस इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। भाई इसका एपर्चर रेडियस नहीं दिया है, ये जो लेंस है ये लेंस का डायमीटर का मतलब ये डायमीटर यहां से यहां तक, ये लेंस ऐसा सर्कुलर है, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है का मतलब ये हाइट यहां से यहां तक कितना होगा 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर, इसको एपर्चर रेडियस कहते हैं, और ये डायमीटर एपर्चर डायमीटर दिया हुआ है। एपर्चर रेडियस और कर्वेचर रेडियस ये दोनों अलग अलग चीज होता है, ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे। इसके बाद लिखा है एन आई इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द लेंस। इस वाले लाइन को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक में आप आइए।
कि अगर ये ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पर और ये लेंस है, तो इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? ये 40 है तो इमेज कहाँ बनेगा? इधर 40 पर इमेज यहां बनेगा। ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगा। क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं? आप अगर होशियार होंगे तो एक बार में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात तो आपको याद है कि अगर इस लेंस का फोकस है, ये f है, ये 2f है, इधर भी f है, इधर 2f है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, 2f पर होता है, तो इमेज 2f पर ही बनता है सब में। लेंस और मिरर सब केस में ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनता है। तो इसका f चूंकि 20 है और डिस्टेंस 40 है, तो इसका मतलब ये 2f है, तो इधर भी 2f पर बनेगा। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या लेंस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, छोड़ दीजिए, 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 40, 1/ फोकल लेंथ प्लस 20 कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/40 1/40, v का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। रे डायग्राम अगर हम बनाएं, रे डायग्राम देखो, ये एक रे ऐसे इंसिडेंट करेगा जो तो ऐसे ही जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे निकलता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जाता है। दूसरा रे आप कोई भी इंसिडेंट करिए, सपोज करो ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा। तीसरा रे सपोज ऐसे, भाई रेस तो इस पर इनफाइनाइट इंसिडेंट होगा, और जितना भी रे इंसिडेंट हुआ है वो सब रिफ्रैक्ट होकर के इसी पॉइंट से पास करेगा। ये अटल सत्य है। ये जो रे ऐसे आया है ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा। ये जो रे ऐसे आया है ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा। और भी 2-4 रे को हम दिखा देते हैं, मन आपका भर जाएगा। देखो रे डायग्राम से ये सब रिफ्रैक्टेड रे, इमेज यहाँ बन रहा है। तो यहाँ तक तो आपको आता ही था। इसके बाद क्या लिखा है सो देखो, एन आई इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ द लेंस। इस लेंस से 60 सेंटीमीटर राइट, ये 40 है, ये 60 है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 है। 60 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस एंड एट ए डिस्टेंस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। आई को यहां नहीं रखे हैं, यहां से नीचे रखे हैं। कितना डिस्टेंस नीचे? h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h टू सी द इमेज। अगर हम आई को यहां से इस पॉइंट से नीचे रखें, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से 60 दिया हुआ है, अगर यहां से नीचे रखें, यहां पर रखें आई को, तो ये इमेज दिखेगा, क्योंकि यहां से रे इस आई के पास आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस नीचे रखेंगे। इस वाले आई को अगर आप यहां रखेंगे तब तक इमेज आपको दिखेगा, क्योंकि ये लास्ट रे है, लास्ट रे है, इसके नीचे और कोई रे नहीं है। अगर हम आई को यहां पर रखें या यहां पर रखें तो इमेज नहीं दिखेगा। इस इमेज को देखने के लिए अगर हम यहां पर एक लाइन ऐसे लें 60 सेंटीमीटर पर, तो आई को कहां से कहां तक रख सकते हैं? यहां से यहां तक रख सकते हैं। इससे ऊपर रखेंगे तब भी इमेज नहीं दिखेगा, और इससे नीचे रखेंगे तब भी इमेज नहीं दिखेगा। ये इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। फील्ड ऑफ व्यू केवल रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर में ही नहीं होता, सब जगह होता है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो देखने के लिए जो ऑब्जर्वर है उसके पास, आई के पास रे जाना चाहिए। तो आई को कहां से कहां तक रखें, उसका फील्ड ऑफ व्यू यहां से यहां तक। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यहां से कितना नीचे हम इस आई को रखें, ये डिस्टेंस अगर h है तो ये h कितना होगा, ये कैलकुलेट करना। तो रे डायग्राम आपको समझ आ गया, तो इसमें कुछ करना है ही नहीं। देख लो जरा, जिस पर अपना पेन चला रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यही वाला रे इधर गया है ऐसे ऐसे और ऐसे,
ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 होगा, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा, दिस टू आर इक्वल। तो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। साइड का रेशियो देखो, इस एंगल के सामने का साइड h, इस एंगल के सामने का साइड 5 इक्वल टू इस एंगल के सामने का साइड ये कितना है 20, क्योंकि ये 60 है ये 40 है तो ये 20 होगा, और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इस एंगल के सामने का साइड 40। तो बोलिए h कितना हो गया 2.5। तो आंसर है 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमको सीपीपी का डिस्कस करना है जो अगले दिन करेंगे, और उस क्वेश्चन के पहले अपने तरफ से हमको 2 क्वेश्चन करवाना है। तो इस तीनों क्वेश्चन को करने में 2 क्वेश्चन जो हम करवाएंगे वो, और एक क्वेश्चन इसका जो रह गया 18 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन अगले दिन करवाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है हमारे पर्सनल नंबर पर उसको शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जितना आज डिस्कस किए उसके अलावा यहाँ तक है। उसके बाद हम लोग प्रिज्म पढ़ चुके हैं, डिस्पर्सन पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पर सब वीडियो डाल चुके हैं। आज यूट्यूब पर 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि डिस्पर्सन का थ्योरी 93 वीडियो, 94 वीडियो, 95 और 96 यहाँ तक डाल चुके हैं। यहाँ तक का वीडियो आज डाल देंगे। इसके बाद प्रिज्म आ जाता है। प्रिज्म का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। प्रिज्म का इलस्ट्रेशन 19, ये क्वेश्चन अभी हम डाल देंगे, अगले दिन इसको अटेम्प्ट करना है आप सब लोगों को। और ये बार बार हमको रिमाइंड नहीं करना पड़े भाई, देखो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार रिमाइंड नहीं करना पड़े। अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, तो आप हम ही को रिमाइंड कर दीजिए कि सर थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, तब वीडियो डालिएगा। और जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो अपने मन से, उसको हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि तुम लोग पढ़ रहे हो। क्योंकि हमारा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब तुम लोग पढ़ोगे। अगर तुम लोग मेहनत कर ही नहीं रहे हो, अपना दिमाग जो है उसको बचा करके रख रहे हो पता नहीं किस दिन के लिए, तो फिर हमारा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, एकदम नील बटा सन्नाटा। तो इसमें इलस्ट्रेशन 19 लिख देते हैं। अगले दिन का होमवर्क हम इसको फिर से रिमाइंड नहीं करेंगे। ये रिमाइंडर अब हम व्हाट्सएप सबको करके नहीं देंगे। आप सब लोग जो वीडियो देखिए और फिर उसको आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। इलस्ट्रेशन 19 से लेकर के आगे डिस्पर्सन हो गया, इलस्ट्रेशन 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 23। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू हो जाता है। तो वेव ऑप्टिक्स तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो अप टू इलस्ट्रेशन 23 ये केवल इलस्ट्रेशन है जो कि हम डाले हैं। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स छोड़ दे रहे हैं, अभी इसका सीपीपी आगे छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट पर आ जाएंगे। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आपको हम आज डाल देंगे। ये है एक्सरसाइज 2। ये एक्सरसाइज सबके लिए है, मेडिकल वालों के लिए भी है। मेडिकल वाले बच्चे फिर से एक बार इसको अगर पहले सॉल्व कर लिया है तो फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करिए और अपने से सॉल्व करिए। कितना फास्ट अब आप सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आपको डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो वेव ऑप्टिक्स का है, जैसे ये क्वेश्चन जब हम डालेंगे तो इसमें ये W लिखा है, W लिखा है, W लिखा है। W का मतलब वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है क्योंकि अभी नहीं पढ़े हैं। बाकी क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर है, तो बाकी क्वेश्चन आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कंप्लीट करेंगे। तो अगले दिन हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, केवल 25 ऑब्जेक्टिव है इसमें, एक्सरसाइज 1 से लेकर के 25 तक। इतना क्वेश्चन आप अगले दिन सॉल्व करेंगे और इसका वीडियो फिर हम अगले दिन अपलोड करेंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि बार बार जो है
हमारा टाइम वेस्ट केवल आपको चेक करने में न जाए, हमारा टाइम लगे क्वेश्चन को बढ़िया से समझाने में। क्योंकि सुबह 7 बजे से हम लगे हुए हैं, 7 बजे से 2 बजे तक हम केवल व्हाट्सएप पर कह रहे हैं गुड बैड बढ़िया और करो, और फ़ोन कर रहे हैं बार बार जो लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और, अगर आप रिप्लाई करते हैं तो उसका सॉरी, थैंक यू सर, ये सब चीज़ ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से हमको बार बार देखना पड़ता है कि क्या लिखे हो, कहाँ दिक्कत है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो उसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। टिक करके एक बार पूरा पहले एक बार सॉल्व करो, उसको टिक कर लो, और जो सॉल्व नहीं हुआ उसको सीधा हमारे व्हाट्सएप पर डाल दो, केवल एक बार, 10 बार 15 बार नहीं, व्हाट्सएप पर डाल दो, और जो क्वेश्चन सॉल्व किया हो उसको डाल दो, बस तुम्हारा काम खत्म। आगे से ऐसे ही करना है। अब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है, हम सब क्वेश्चन सबका देख लेंगे, और जो उसमें कॉमन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जितना होगा, अब अगर 25 क्वेश्चन सबसे बन गया है जितना लोग है, तो फिर उसको छोड़ देंगे। या अगर हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो उस क्वेश्चन को आप आपस में ग्रुप में आपस में डिस्कस करिए। आपका ग्रुप में जो भी फ्रेंड है उससे बन गया होगा तो उससे आप उसको पूछ लीजिए। तो ये चीज जो है अगले दिन से आप खुद करिए। उसके बाद एक बात ये भी डिस्कस करना था कि हमारा जो बैच अगला शुरू कर रहे हैं, अगला बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग वेंसडे से। आज संडे है, कल मंडे ट्यूसडे छोड़ करके वेंसडे से, और वेंसडे से जो बैच हम शुरू कर रहे हैं उसमें पहला 2-3 क्लास केवल डेमो क्लास है, उसमें कोई फीस नहीं लगेगा। तो अगर आपको आपका जान पहचान का जो भी बच्चा है उसको आप उस डेमो क्लास के लिए इनरोल करवा दीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं है, केवल आपको कांटेक्ट करना है और लिंक ले लेना है। जब लिंक वहाँ से लेंगे तो फिर आपको वो डेमो क्लास मिल जाएगा। और उस डेमो क्लास में हम कम बच्चे को रख रहे हैं, एक क्लास में 10-12 बच्चे को रख रहे हैं, क्योंकि एक दिन जो इस पर क्लास हुआ था तो उसमें 100 बच्चे थे। अभी कुछ दिन पहले क्लास हुआ था ना जी इस पर न्यूटन ट्यूटोरियल के ऐप पर, तो उसमें 100 बच्चे थे, और वो 100 बच्चा अगर अपना स्क्रीन खोलेगा और उसमें कुछ भी बोलेगा तो वो डिस्टर्बेंस हो, वो क्लास नहीं, फिर वो मछली बाजार हो जाएगा। इसलिए उस दिन क्लास को कैंसिल करना पड़ा। इसमें जो क्लास हो सकता है, मतलब 1-to-1 क्लास, आप वहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 10 बच्चों का ही हो सकता है। 10 से ज़्यादा का मतलब वो वेस्टेज है। और वो 10 बच्चा जो है अपना वीडियो ऑफ रखे, और अपना जो बोलने वाला है उसको चाहे तो ऑन रख सकता है, लेकिन वीडियो ऑफ रखे, क्योंकि यहाँ से अगर वीडियो जा रहा है तो और सब लोग अगर वीडियो अपना ऑन रखेंगे तो फिर उसमें वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, आपको ठीक से दिखेगा नहीं। इसलिए हम लोग जो डेमो क्लास लेंगे उसमें 10-10 बच्चों का लेंगे। तो उस डेमो क्लास के लिए आप अपने जान पहचान जो भी लोग हैं आसपास के उसको कॉल करके ज़रूर कहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी चलेगा। 16 मई तो हो ही गया, 16 मई के बाद तुरंत आप लोगों को कोचिंग आने दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी सबसे लास्ट ऑप्शन होगा कोचिंग वाले का। पहले स्कूल खुलेगा, उसके बाद कोचिंग खुलेगा। कोचिंग के पीछे तो ऐसे ही सब लोग पड़ा रहता है। मतलब कोचिंग में जो टीचर लोग हैं वो केवल ठगने का काम करते हैं, ऐसा लोग समझता है कि वो जो है केवल ठगने वाला काम करता है, 2 नंबर का धंधा करता है। बताओ यार, जो समझदार लोग हैं, तुम लोग तो समझदार हो, अगर हम लोग ठगने का काम करते हैं तो फिर ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, जेन्युइनली लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो बच्चे अभी घर पर बैठे हैं, बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, भाई वो कुछ तो लगेगा, कुछ तो सीखेगा, थोड़ा ही सा कुछ सीखे। जब 2 ईयर का बच्चा है तो कम से कम उसको बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ इतना तो हम सिखा ही सकते हैं फिजिक्स में। जितना दिन वो लॉकडाउन चल रहा है, जब तक क्लास में नहीं आ रहा है, तब तक जितना चीज़ वो सीख ले तो आगे पढ़ने में फ़ायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 साल का कोर्स 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर आप प्री नर्सरी से लेकर के अभी 10th या 12th तक पास नहीं होते और ये इसको समझाते तो क्या आप समझते? नहीं समझते। पढ़ाई जो है एक स्लो प्रोसेस है,
और वो स्लोली चलता है। वो एक ही बार जो है उजल नहीं दिया जाता है कि आप 100 रसगुल्ला एक बार खा लो। उसको जो है धीरे धीरे ही खा करके पचाया जाता है, तभी वो पचता है। तो हम जो YouTube है उस पर अपना वो कांटेक्ट नंबर भी डाल देंगे। जो लोग अगर देखना चाहें तो वो कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा अगर कोई लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। बाकी बढ़िया है। अभी हमको लगता है कि 10:30 11 बजने वाला है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को शुभ रात्रि, सबका खैर, नमस्कार, धन्यवाद।